सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और घर पर हैं, स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं फिर से एक बार आपकी वसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक में अध्याय 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ से हम शुरुआत करते हैं और हमने इससे पहले 4 पाठ पूरे करवा दिए हैं। उसके बाद में हमने व्याकरण का खंड ले लिया था। व्याकरण में भी आपके 3 पाठ पूरे हो चुके हैं, जिसमें भाषा, व्याकरण एवं लिपि, जो कि मैंने कॉमन क्लास ली है क्लास 12 के साथ में, तो वो आप उससे पूरा करेंगे। और उसके अलावा आपकी क्लास मैंने ली जिसमें वर्ण विचार और शब्द विचार, ये 2 टॉपिक पूरे किए। तो कुल मिलाकर व्याकरण में भी आपके 3 टॉपिक पूरे हो गए हैं। और आज हम फिर से पाठ 5 पढ़ेंगे वसंत पाठ्य पुस्तक से। और चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इनका जन्म 11 जुलाई 1962 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के बरवारीपुर में हुआ था। और जहाँ तक देखिए बच्चों बात आती है चिट्ठियों की, तो आजकल तो ये ट्रेंड बदल चुका है। चिट्ठियाँ लिखना कम हो चुका है, पत्र लिखने कम हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया है, तकनीकी विकास बढ़ता गया और इसमें पत्रों का स्थान जो है आप ले लिया है। हम SMS के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ईमेल वगैरह, फैक्स इत्यादि का प्रयोग करते हुए हम पत्रों का आदान प्रदान करते हैं। परंतु प्राचीन समय में पत्र लिखे जाते थे और संदेश वाहकों के द्वारा, या फिर जो भी पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे कि देखिए आप जानते होंगे कि जो घुड़सवार होते थे वे पत्र लेकर के जाते थे, या फिर कोई भी राजा के दूत होते थे, ठीक है। पक्षियों के माध्यम से भी पत्र व्यवहार होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाज या कबूतर आदि पत्र लेकर के जाते थे, लाते ले जाते थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, वैसे वैसे इन पत्रों का स्वरूप भी बदलता गया। परंतु जो पत्रों की दुनिया है वो बड़ी अनोखी दुनिया है और सभ्यता के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। साहित्य के क्षेत्र में पत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र है, चाहे वह इतिहास को हम पलट करके देख लेते हैं, या फिर आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र में पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, आज भी वैसा बना हुआ है। हाँ, ये है कि इसका थोड़ा स्वरूप बदल गया है। तो आज हम इन्हीं पत्रों की अनोखी दुनिया के बारे में, विचित्र दुनिया के बारे में बात करेंगे, इनके महत्व को समझेंगे और किस प्रकार से पत्र लेखन की शुरुआत हुई, इसकी आवश्यकता महसूस हुई, कैसे किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। अनेक भाषाओं में पत्रों को क्या कहा जाता है, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ 5 की, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, पेज नंबर 23। और आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम तो आपको पता है ही, वसंत भाग 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। देखिए लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब है मतलब बड़ी विचित्र दुनिया है, अनोखी दुनिया है और इसकी उपयोगिता हमेशा से, प्रारंभ से ही बनी रही है। महत्व है मतलब उपयोगिता मतलब इनका महत्व, ठीक है। तो पत्रों का महत्व तो अभी भी बना हुआ है। तो पत्र जो काम कर सकते हैं, संचार का जो आधुनिकतम साधन है, वह कार्य नहीं कर सकता है। तो पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। देखिए एक तो जब पहले पत्र लिखे जाते थे, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो, या फिर जिसने कभी किसी का कोई पत्र प्राप्त ना किया हो, पत्र किसी का लिखा हुआ पत्र ना पढ़ा हो। और जब हम अभी भी अगर हमारे पास में कोई पुराने पत्र होते हैं
तो हम उन पत्रों को निकाल करके जब पढ़ते हैं तो वो सारी यादें हमारी ताजा हो जाती है और मन में एक अलग ही संतोष आता है ना। आज के आधुनिकतम साधन हैं जैसे मोबाइल वगैरह पर हम SMS से अपने पत्र व्यवहार तो क्या करते हैं, मतलब मैसेज वगैरह करते हैं, है ना। तो वो जो मैसेज है वो अब हमारे मन पर ऐसी स्थायी छाप नहीं छोड़ते जो कि ये पत्र छोड़ते हैं, है ना। पत्र हमारी पुरानी स्मृतियों को, पुरानी यादों को ताजा कर देते हैं। हमारे आपसी संबंधों को, भले कितनी ही दूर क्यों ना हो हम, लेकिन हमारे आपसी संबंधों में और गहराई लाते हैं, उनको बनाए रखते हैं। और जो SMS है वो अधिक स्थायी नहीं होते हैं, उनका प्रभाव इतना नहीं पड़ता है। SMS कुछ समय में हम भूल जाते हैं, परंतु पत्र जो है वो धरोहर के रूप में हमारे पास में रहते हैं, ठीक है। तो पत्र एक मतलब पत्र को पढ़ते ही एक मन में संतोष होता है, एक संतुष्टि का भाव आता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, सिलसिला मतलब शुरुआत करना, ठीक है, चलन, एक नया चलन शुरू करते हैं। और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। देखिए बहुत सारे पत्र ऐसे होते हैं जो जिनसे हमें राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पता चलता है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम, हम एक उदाहरण लेते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो पत्र लिखे थे, आज भी वे पत्र सुरक्षित हैं। और उन पत्रों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में हमें पता चलता है। इसी प्रकार से साहित्य तथा कला के क्षेत्र में, साहित्य और कला के क्षेत्र में भी कई प्रकार के पत्र लिखे गए और उन्हीं पत्रों से आज भी हमें पता चलता है कि किस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में धीरे धीरे बदलाव आया, परिवर्तन आया और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। जो तरह तरह की जो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, तो जितनी भी नई नई घटनाएं घटित होती है उनके पीछे भी जो इनके पीछे जो आधार होता है कहीं ना कहीं ये पत्र होते हैं। तो इस प्रकार से इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनोखी भूमिका निभाई है। देखिए दुनिया का जितना भी साहित्य है, साहित्य क्या होता है, जो भी पुस्तकें वगैरह लिखी गई हैं, जो ग्रंथ बड़े बड़े लिखे गए हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित है, चाहे वो राजनीति से संबंधित है, चाहे वो किसी देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति से संबंधित है, तो दुनिया के सभी जो साहित्य हैं, जितनी भी पुस्तकें छपी हैं आज तक बनी हैं, उन सब का आधार भी कहीं ना कहीं ये पत्र ही रहे हैं। और मानव सभ्यता के विकास में, मतलब मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है उसको विकसित करने में भी इन पत्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। देखिए पत्रों का भाव एक ही होता है, मतलब भले पत्रों का नाम अलग अलग हो, अलग अलग भाषाओं में पत्रों को अलग अलग नामों से भले ही पुकारा जाता रहा हो, लेकिन फिर भी इन पत्रों में जो भाव छुपा होता है वह एक समान ही, लगभग एक समान ही होता है। और पत्र को आप ये जो मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए। देखिए अलग अलग भाषाओं में पत्र को किस नाम से जाना जाता है, ये आपके प्रश्न भी है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। ठीक है, तमिल भाषा में कडित कहते हैं, तेलुगु भाषा में उत्तरम, जाबू या लेख कहते हैं, और संस्कृत में पत्र कहते हैं, और इसके अलावा कन्नड़ में कागज कहते हैं, उर्दू में खत कहते हैं। तो इस प्रकार से इन पत्रों को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और फिर भी इन पत्रों में जो भाव छिपा होता है लिखने वाले का वह लगभग समान ही होता है। जब हम किसी से मन से जुड़े होते हैं तो हम अपने भावों को पत्र में लिखित रूप में उतार सकते हैं उन लोगों के लिए,
और वो पत्र हम उन्हें भेज सकते हैं, है ना। तो पत्र में हमारे जो भाव है वो लिखित रूप में स्थायी रहते हैं, जबकि हम SMS वगैरह करते हैं तो क्या होता है, थोड़े समय के लिए SMS रहता है, हम उसको पढ़ते हैं, कुछ समय बाद हम उसे भूल जाते हैं और कुछ समय बाद ऐसा भी होता है कि हम उनको डिलीट भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से SMS स्थायी रूप नहीं हो सकता है पत्रों का, परंतु पत्र स्थायी रूप है, हमारे हृदय के भावों का एक लिखित रूप है, एक धरोहर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका महत्व है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई शक हो ही नहीं सकता कि सबकी अपनी अपनी पत्र लेखन की अलग कला होती है। सब में पत्र लिखने की एक अलग ही कला होती है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है पत्र लिखने का, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है, उनकी कुछ सीमाएं होती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। देखिए, करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं दुनिया भर में और इन पर जो पता लिखा जाता है उसी के आधार पर ये पूरे विश्व में अलग अलग ठिकानों पर अर्थात अपने अपने नियत स्थान पर पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, 4.5 करोड़, ठीक है। तो जो साबित करती है, जो यह सिद्ध करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं मतलब महत्व रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था। क्या कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, ये आप सभी जानते हैं कि वे हमारे भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। हजारों सालों तक क्या कहा था उन्होंने कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे मतलब रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। घोड़े जो रहे हैं वो हमारे संदेश वाहक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। उसके बाद पहिए आ गए, मतलब किस प्रकार से संदेशों के आदान प्रदान के जो साधन है वो उनमें परिवर्तन आया, उनका विकास हुआ। तो पहले जैसे हरकारे थे अर्थात जो घुड़सवार थे, घोड़ों पर बैठ करके संदेश ले जाते थे, और उसके बाद में पहिए आ गए, ठीक है। रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तो बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे विकास होता गया, वैसे वैसे रेल के माध्यम से, तार के माध्यम से पत्रों का आदान प्रदान होने लगा। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। जैसे ही तार आया, टेलीग्राम वगैरह आया तो उसकी स्पीड बहुत तेज थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पत्रों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन होता गया वैसे वैसे टेलीफोन आ गए, ठीक है। टेलीफोन के बाद वायरलेस और वायरलेस के बाद में आगे रडार के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होने लगा। तो इस प्रकार से पत्र लेखन का जो तरीका है, पत्रों के आदान प्रदान का जो तरीका है उसमें भारी बदलाव आया। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। अब क्या हुआ कि पिछली सदी में पत्रों के क्षेत्र में क्या बदलाव आया कि पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। देखिए, आपने देखा होगा कि आपके पाठ्यक्रम में मतलब आपके सिलेबस में भी पत्र लेखन होता है ना। आपको पत्र लिखना सिखाया जाता है कि पत्र को कैसे लिखा जाता है। तो पत्र लिखना भी एक कला है, तो उसमें बारीक से बारीक बातों का ध्यान रखा जाता है, बड़ी बारीकी से ये ध्यान रखा जाता है कौन सा मैटर किस तरफ आएगा, क्या बात हमें कहाँ लिखनी है, किसको किस संबोधन से पत्र में पुकारना है, ठीक है, क्या किसी के लिए क्या संबोधन हमें प्रयोग में लाना है। ये कुछ बातें हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान में रखना होता है कि शुरुआत में पत्र की शुरुआत करते समय हम किन पंक्तियों से शुरुआत करें, पत्र का एंड करते समय हम समापन करते समय हम उसका किन पंक्तियों से समापन करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो पत्र लेखन कला के अंतर्गत
दिखाई जाती है। डाक व्यवस्था के सुधार से भी पत्रों में सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में, अभी जो मैंने आपको बताया कि आपके स्कूल सिलेबस में भी पत्र लेखन को जोड़ दिया गया और लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, मतलब कि पत्र लेखन कला का सीखने का जो सिलसिला है वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में ये चलन शुरू हुआ। और विश्व डाक संघ ने, विश्व डाक संघ, ठीक है, डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। आप देखिए, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? 1972 से शुरू किया गया। पत्र लेखन में सभी मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पत्र लिख सकें या पत्र लेखन कला सबको आ सके, इसके लिए पत्र बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रतियोगिता भी शुरू की गई। कब शुरू की गई? 1972 में शुरू की गई। और किसके द्वारा शुरू की गई? विश्व डाक संघ के द्वारा शुरू की गई, जिसमें कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे भाग ले सकते हैं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। देखिए, लेखक इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि ये बात तो सही है कि जिस गति से संचार के नए नए साधन आ रहे हैं, कम्युनिकेशन के जो नए नए ट्रेंड आ रहे हैं, मतलब तकनीकी विकास इतना हो चुका है कि आज पत्र लेखन व्यवस्था जो है वो बहुत ही प्रभावित हुई है, पत्र लेखन कला प्रभावित हुई है। पर देहाती अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। लेकिन इतना विकास हो जाने पर भी अभी भी जैसे बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर ये सारी सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे स्थानों पर आज भी जो संप्रेषण का माध्यम है वह क्या है? संचार माध्यम जो है वो पत्र ही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। पहले जब तक इतनी ये सारी तकनीकें नहीं आई थी, उस समय तक चिट्ठियां ही संदेशों का आदान प्रदान करने का एकमात्र साधन थी। परंतु अब क्या हुआ है? अब फैक्स आ गया है, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल आदि के जरिए आदान प्रदान होने लगा है। इसलिए चिट्ठियों के विकास में अब कमी आ गई है और इसमें फर्क पड़ गया है। और परंतु व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। परंतु आज भी इतना हो जाने के बाद भी जो व्यवसाय पर आधारित जो भी सारे कार्य होते हैं, तो उनका जो संचार का साधन है आज भी वे पत्र ही बने हुए हैं। तो व्यापारिक पत्र जो है वो उसी प्रकार से आज भी अस्तित्व में है, वैसे के वैसे चले आ रहे हैं, ठीक है। तो व्यापार के क्षेत्र में पत्रों का वही महत्व आज के समय में, वर्तमान के समय में भी बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो पत्र हैं, पत्र हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और किसी भी प्रकार से हम पत्रों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं। पत्र हमें एक संतुष्टि प्रदान करते हैं। पत्र हमारे लिए एक धरोहर का रूप है, जिससे कि हम तत्कालीन समय की, मतलब उस समय की जो सामाजिक या ऐतिहासिक, मतलब इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय की परिस्थितियों के बारे में हमें पता चल सकता है। तो ऐसे बहुत प्रकार के पत्र होते हैं। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तह में जाना मतलब उसकी गहराई में जाना, ठीक है, कि यदि हम बारीकी से इनकी गहराई में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। देखिए, जब प्राचीन समय में और कोई साधन नहीं था, उस समय संदेश पत्रों के माध्यम से भिजवाए जाते थे। तो
लेखक ये कहना चाहता है कि यदि हम गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि शायद ही ऐसा कोई हो जिसने कभी कोई पत्र ना लिखा हो किसी को, या फिर देखिए जो पढ़े लिखे नहीं होते वे भी पत्रों का ही प्रयोग करते हैं, परंतु कैसे वे स्वयं नहीं लिख सकते, परंतु उन्होंने भी किसी न किसी से पत्र अवश्य लिखवाया होगा। या फिर कोई ऐसे भी होंगे जो पत्रों के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो जैसे देखिए हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है ना। हमारे देश के जो सैनिक हैं वे सैनिक आज देश के ऐसे ऐसे क्षेत्रों में बॉर्डर्स पर तैनात हैं, सीमाओं पर तैनात हैं कि जहां पर आज भी इस प्रकार के कोई आधुनिक संचार साधन उपलब्ध नहीं है। वहां आज भी संदेश पहुंचाने का या आदान प्रदान करने का एकमात्र साधन पत्र ही है। और ऐसे स्थानों पर वे जो सैनिक हैं वे आज भी पत्रों का इंतजार करते हैं। उनके लिए पत्रों की आज भी वही अहमियत बनी हुई है, वही महत्व बना हुआ है। तो एक दौर था, दौर मतलब समय, ठीक है, एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। पहले लोग दरवाजे पर खड़े, जैसे डाकिया मतलब दरवाजे पर खड़े होकर डाकिये के आने का इंतजार ही करते रहते थे और बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे, महीनों तक इंतजार करते थे अपने परिजनों का। जो परिजन उनसे दूर रहते थे तो वे महीनों तक उनका इंतजार करते थे कि आज उनका पत्र आएगा, आज नहीं आया तो कल पत्र आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बेसब्री से इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। तो देखिए पत्र का, अपनों के पत्र का इंतजार करने का भी एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही सुकून होता है। तो परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। अब तो दूरी इतनी कम हो गई है, परिवहन के इतने साधन हो गए हैं कि अब ये दूरी बहुत कम हो गई है। तो पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी और आज भी साधन, पर आज और भी साधन विकसित हो गए हैं। पहले तो एकमात्र संचार का जो साधन था वह केवल चिट्ठी ही थी। लोग बेसब्री से अपने परिवारजनों के चिट्ठी का, पत्र का इंतजार करते थे और जब डाकिया पत्र लेकर आता था तो खुशी के मारे आंखों में आंसू आ जाते थे। बहुत बेसब्री रहती थी उन पत्रों को खोल करके उनको पढ़ने की कि उसमें क्या लिखा होगा। तो इस प्रकार से उसका एक अलग ही आनंद होता था, अलग ही मजा होता था और जब पत्र पढ़ते थे तो उसका एक अलग ही सुकून मिलता था। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ है वैसे वैसे ही ये सारा आनंद जो है वो कहीं उड़ गया है। आजकल वैसे ही परिवहन के भी इतने साधन हो गए हैं जिससे कि दूरी इतनी कम हो गई है कि किसी को अधिक समय नहीं लगता किसी से तुरंत मिलने में, समाचार पहुंचाने में। एक फोन किया और सारे समाचार मिल जाते हैं, परंतु वो बात नहीं जो उन पत्रों के समाचार में होती थी, संदेशों में होती थी। तो इतना ये बदलाव आ चुका है सभ्यता के विकास के साथ साथ पत्र लेखन में। तो आज का हम आज यहीं तक रखते हैं। पेज नंबर 25 के फर्स्ट पैराग्राफ में ही हम आज यहाँ पर समाप्त करते हैं ये पाठ। और आपको बच्चों इसके जो शब्दार्थ दिए गए हैं पीछे पेज नंबर 29 पर, तो वे शब्दार्थ आपको करने हैं, ठीक है। पेज नंबर 29 पर है, ये सारे शब्दार्थ आपको कर लेने हैं अपनी नोटबुक में। इससे पहले का पाठ 4 तक के आपने सारे प्रश्नोत्तर या जितना भी कार्य करवाया गया है वो आपने जरूर पूरा कर लिया होगा। तो इसी प्रकार से आप आगे भी काम करते रहिए। आज की कक्षा का समापन हम यही करते हैं। और हाँ, जो पाठ आपको पढ़ाया जाता है अब सबके पास में बुक आ गई है मेरे ख्याल से, तो सभी उस पाठ को जितना पढ़ाया गया है पूरा बहुत ध्यान से रीड जरूर कीजिए, उसको पढ़िए। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।